है वो आपसे शेयर करूँगा। गैस्ट्रेशन, जैसा मैंने पहले बताया कि एक ये डायनेमिक प्रोसेस है और इसमें कोशिकाओं के अंदर अनेक प्रकार की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती है। यह मूवमेंट्स एपिबोली और एम्बोली प्रकार की होती है। एम्बोली को भी दो पार्ट में अपन डिवाइड किया था, एक तो प्रिंसिपल एम्बोली और दूसरी एसेसरी एम्बोली। प्रिंसिपल एम्बोली की 4 टाइप मैंने आपसे शेयर करी है, एक तो इन्वेजिनेशन, एक इन्वोल्यूशन, इन्फिल्ट्रेशन और डीलेमिनेशन। सहायक एम्बोली के अंदर कई तरह के मूवमेंट है, जिसमें मुख्यतया कन्वर्जेंस की इवेंट होती है, डाइवर्जेंस की इवेंट होती है, सेल प्रोलिफरेशन की इवेंट होती है, सेल माइग्रेशन की इवेंट होती है, एक्सटेंशन की इवेंट होती है। एक्सटेंशन के अंदर हालांकि कोशिकाओं में कोई गति नहीं होती है, लेकिन एम्ब्रियो जो होता है, डेवलपिंग स्टेज हो, गेस्टुला जो है, गेस्टुला जब न्यूला में कन्वर्ट होता है उसमें एम्ब्रियो अग्रपथ दिशा में लंबा हो जाता है और इसकी आकृति स्फेरिकल में होकर इलिप्टिकल प्रकार की हो जाती है या नाशपाती के आकार की हो जाती है। हाँ, अब इन मोमेंट के बाद में कुछ पहलू और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में शॉर्ट में मैं आपसे चर्चा करूँगा। इसमें 5 मेन एस्पेक्ट इस चैप्टर से संबंधित और है। पहला जो पार्ट है दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन के दौरान कोशिकाओं में क्या क्या कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, क्या क्या इसके अंदर एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो इन सभी में मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगा। फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रेशन। सेकेंड पार्ट है इसका जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ गैस्ट्रेशन। जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ गैस्ट्रेशन। तीसरा एस्पेक्ट है वो इसके अंदर है सेलुलर प्रॉपर्टीज। सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ गैस्ट्रेशन। चौथा पार्ट इसका रहेगा सिग्निफिकेंस का, गैस्ट्रेशन का क्या महत्व है, और लास्ट में कुछ चर्चा मैं जर्नलिस्ट जो बनती है इनका भविष्य क्या है या फेट ऑफ जर्नलिस्ट, जनरल कोशिकाओं का भविष्य। तो 5 ये पहलू है, 5 ये जो तथ्य है जो गैस्ट्रेशन से संबंधित है, इनका मैं एक एक करके आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट पार्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रेशन। फिजियोलॉजी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर मुख्यतः 2 ही इसके पार्ट हैं। एक तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी, गैस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और क्या क्या इसके अंदर एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी और एनाबॉलिक एक्टिविटी। कैटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो कि लोग के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होती है, लिपिड्स होती है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो इसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसलिए जितनी भी कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ऊष्माक्षेपीय क्रियाएं होती है, इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और ये एनर्जी एटीपी के रूप में या अन्य फॉर्म के अंदर ये विभक्त होती है। जबकि एनाबॉलिक एक्टिविटी में कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल्स, सामान्य जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जटिल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर पहले सिंथेटिक एक्टिविटी चल रही है, जैसे एमिनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से लिपिड का संश्लेषण हो रहा है, डीएनए का संश्लेषण हो रहा है, आरएनए का संश्लेषण हो रहा है। तो मेनली जो सिंथेटिक एक्टिविटी है, संश्लेषण से संबंधित जो एक्टिविटी है वो एनाबॉलिज्म के दौरान संपादित होती है और इस प्रक्रिया के अंदर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है।
पहले वाले केस में बताते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन होता है, एनर्जी का उपयोग होता है। इसलिए इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से या ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती है। अब इसके कुछ मेन एग्जाम्पल मैं शेयर करूँगा। कैटाबोलिक एक्टिविटी में एक तो कोशिकाओं में जितना भी ग्लाइकोजन होता है, इस ग्लाइकोजन का सारा ब्रेकडाउन होता है, जितना भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो सारा कंज्यूम हो जाता है और ये ग्लाइकोजन लास्ट में फिर ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब एक तरह की ग्लाइकोजनोलाइसिस की प्रक्रिया यहाँ पर संपादित हो रही है। और इसके एविडेंस के बारे में जैसे मान लीजिए आप मोरुला की जैसे ब्लास्टोला स्टेज की ब्लास्टोमियस ले लो और गैस्ट्रोला स्टेज की कोशिका ले लो, तो ब्लास्टोला की जो ब्लास्टोमियर है उसमें ग्लाइकोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन गैस्ट्रोला के अंत में जो कोशिका है उस कोशिका में ग्लाइकोजन की मात्रा लगभग नगण्य के बराबर होती है। तो ये एक इंडिकेशन है कि जब ब्लास्टोला गैस्ट्रोला में कन्वर्ट होता है तो कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजन का धीरे धीरे कंजप्शन हो जाता है, धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसमें निर्मुक्त जो ऊर्जा होती है वो सेल की एक्टिविटी के अंदर काम में आ जाती है। क्योंकि गैस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पर कोशिका शांत स्वभाव की नहीं है, कोशिका के अंदर कोई हलचल चलती रहती है, कोशिका में गतिविधियाँ चलती रहती है और हर गतिविधियों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोशिका में जो योग संचित योग जो होता है, योग के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारा का सारा योग यहाँ पर डिग्रेड हो जाएगा और योग के अंदर जो पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं वो यहाँ पर काम में ले लिए जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि योग के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, योग में प्रोटीन्स भी होता है, योग में लिपिड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। कुछ अंडों के योग में प्रोटीन की मात्रा लिपिड से ज़्यादा होती है, उनको प्रोटीनेसियस योग के रूप में जाना जाता है। कुछ अंडों में लिपिड की मात्रा प्रोटीन से ज़्यादा होती है, उसको फैटी योग के रूप में जाना जाता है। तो अंडे के अंदर जो परिवर्तन होता है, जिन प्राणियों में प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है उन प्राणियों में भ्रूण के पोषण के लिए योग एक रिजर्व स्टॉक के रूप में, एक रिजर्वोयर के रूप में ये काम करता है। तो ये कैटाबोलिक पार्ट है इसका गैस्ट्रेशन का, और इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, सारा ग्लाइकोजन यहाँ पर काम में आ जाता है और योग में जितने भी न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जाते हैं और लास्ट में ये डिग्रेड हो जाते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है एनाबोलिक पार्ट। अब एनाबोलिक पार्ट में मुख्य रूप से एक तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ये यहाँ पर चलेगा। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहाँ चलेगा और ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ चलेगा। रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसको ऑटोकैटालिटिक फंक्शन के रूप में भी मान सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है और यहाँ पर तीनों प्रकार के आरएनए बनेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये नहीं कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से ट्रांसफर आरएनए बनता है, वो भी एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए से राइबोसोमल आरएनए जो बनता है वो भी एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन है। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं और ट्रांसलेशन के अंदर आरएनए से प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन होता है। तो ये इसका मेटाबॉलिक पार्ट है और मेटाबॉलिक पार्ट में दो एस्पेक्ट हो गए, कैटाबॉलिक पार्ट, एनाबॉलिक पार्ट। कैटाबॉलिक में जटिल मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे और एनाबॉलिक पार्ट में सिंपल मॉलिक्यूल्स जटिल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। और जो जो गैस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है हर सेल्स में डिवीजन भी होता रहेगा और उस दौरान रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन्स जो बनेंगे
वो प्रोटीन्स एक्चुअल में पैटर्नल क्रोमोसोम्स यानी शुक्राणु के क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है, उन डीएनए में उपस्थित जीन्स के द्वारा इन प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। क्योंकि क्लीवेज की स्टार्टिंग जो स्टेजेस होती है 10-11 डिवीजन, उसमें तो इन्फॉर्मोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लेट क्लीवेज के अंदर मैटरनल जीनोम जो है, मैटरनल डीएनए जो होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लेकिन गैस्ट्रेशन में प्योरली पैटर्नल जीन्स जो होते हैं, फादर के जो जेनी कंटेंट है, फादर के जो जीन्स हैं, उन जीन्स का यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि गैस्ट्रेशन के दौरान कोशिकाओं में एक प्रकार का रासायनिक विभेदन होता है। देयर इज ए कीमो डिफरेंशिएशन इन ईच सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रेशन। अब इसका सेकेंड पार्ट है जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ गैस्ट्रेशन। अभी जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग क्लीवेज जो होता है, स्टार्टिंग क्लीवेज में इन्फॉर्मोसोम्स के द्वारा प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। लेट क्लीवेज में मैटरनल जीन्स जो होते हैं यानी मदर के जीन, इन जीन्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लेकिन गैस्ट्रेशन के दौरान जो पैटर्नल जीन्स होते हैं, फादर के जो जीन होते हैं, ये जीन्स प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो अर्ली क्लीवेज के अंदर सेल्स हैं, इसके अंदर अलग तरह के प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। लेट क्लीवेज की जो सेल्स है, इसके अंदर अलग तरह के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। और गैस्ट्रेशन में जो सेल्स बनती है, इसमें अलग तरह के प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन यहाँ पर पैतृक गुणसूत्रों के द्वारा, पैतृक जीन्स के द्वारा जो प्रोटीन्स बनते हैं, इन प्रोटीन्स के कारण इन कोशिकाओं में एक प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज, एक प्रकार का केमिकल डिफरेंशिएशन, एक प्रकार का रासायनिक विभेदन इन कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलता है। और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के कारण इन कोशिकाओं में कॉम्पिटेंसी की जो घटना होती है, कॉम्पिटेंसी, सामर्थ्य, ये इसके अंदर विकसित होता है। क्योंकि गैस्ट्रेशन के बाद में अपन देखते हैं कि न्यूरुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम का बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है तो वहाँ पर दो अलग अलग कोशिकाओं के बीच में इंटरेक्शंस होता है, जिसमें एक कोशिका कोई पर्टिकुलर सिग्नल रिलीज करती है, जिनको इंड्यूसर्स या इंडक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये इंडक्टर मॉलिक्यूल दूसरी रेस्पॉन्सिव सेल पे जाके काम करती है। लेकिन ये रेस्पॉन्सिव सेल इन इंडक्टर के प्रति अपनी अनुक्रिया तभी दर्शाती है जबकि उनके अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हों। फॉर एग्जाम्पल, गेस्ला में ऊपर एक्टोडर्म के नीचे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और नोटोकॉर्ड से सिग्नल निकलते हैं। इन सिग्नल के प्रभाव के कारण एक्टोडर्म की जो डॉर्सल सरफेस है वो चपटी हो जाती है, जिसे न्यूरल प्लेट कहते हैं। उसके बाद में एक उसका फ्लास्क के समान हो जाती है। इसके अंदर इन्वेजिनेशन होता है, इसमें न्यूरल ग्रूव बनती है। न्यूरल ग्रूव के जो फोल्ड होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने से फिर ये एक न्यूरल ट्यूब बनती है। ये न्यूरल ट्यूब आगे चलकर ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। अब कई एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि यदि नोटोकॉर्ड को रिमूव कर दें, नोटोकॉर्ड को रिमूव कर दें तो डॉर्सल सरफेस की जो एक्टोडर्म है वो ब्रेन की फॉर्मेशंस नहीं करती है। अब एक्टोडर्म में नर्वस सिस्टम को डेवलप करने की जो कैपेसिटी है, न्यूरल ट्यूब बनाने की जो कैपेसिटी है, वो पर्टिकुलर प्रोटीन्स के कारण होती है। और ये विशेष प्रोटीन्स जो होते हैं ये पैतृक जीन्स के द्वारा ही संश्लेषित होते हैं। इसको जैसे मैं फिगर के रूप में जैसे आपको बताऊँ
जैसे मान लीजिए ये गैस्ट्रा की डॉर्सल सरफेस की एक्टोडर्म है, दिस इज एक्टोडर्म। इसके नीचे ये नोटोकॉर्ड है, दिस इज नोटोकॉर्ड। यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है इससे पर्टिकुलर सिग्नल निकलते हैं, पर्टिकुलर संकेत निकलते हैं, और ये संकेत एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसको ये प्रारंभ करता है। लेकिन इन इंडक्टर मॉलिक्यूल के प्रति रेस्पॉन्स एक्टोडर्म की सेल तभी दर्शाती है जब उसके अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित हो। अब इन सक्सेसिव चेंजेस में सबसे पहले ये डोर्सल सरफेस की जो एक्टोडर्म है ये चपटी हो जाती है। चपटी हो जाती है तो इस रचना को न्यूरल प्लेट के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज न्यूरल प्लेट। अब इस न्यूरल प्लेट के अंदर इन्वेजिनेशन होता है और इसके अंदर ये खांच हो जाती है। इस खांच को न्यूरल ग्रूव के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज न्यूरल ग्रूव। और इसके जो भाग है ये भाग कहलाते हैं न्यूरल फोल्ड। अब ये दोनों न्यूरल फोल्ड एक दूसरे की तरफ प्रोसीड करते हैं और ये न्यूरल फोल्ड आपस में मिल जाते हैं। न्यूरल फोल्ड आपस में मिल जाते हैं। इन न्यूरल फोल्ड का फ्यूजन हो जाता है और उसके बाद में ये खोखली जो नलिका बनी जिसको न्यूरल ट्यूब बोलते हैं ये इससे सेपरेट हो जाती है। अब ये जो न्यूरल ट्यूब है ये खोखले पाइप के समान है। इट इज जस्ट लाइक ए होलो पाइप। इस ट्यूब में आगे भी न्यूरोपोर है, एंटीरियर न्यूरोपोर, पीछे भी इसके अंदर छेद होता है, पोस्टीरियर न्यूरोपोर। अब इस न्यूरल ट्यूब का आगे का जो भाग होगा वो ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और पीछे का जो भाग होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और न्यूरल ट्यूब के अगले भाग में ये 3 लोब जो होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं। आगे का जो लोब है ये अग्र मस्तिष्क बनाता है या फोर ब्रेन। बीच का जो लोब है ये मिडिल ब्रेन बनाता है और पीछे का जो लोब है ये पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन का निर्माण करता है और पीछे का ये जो पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। तो ये इसका जेनेटिक है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, क्लीवेज के दौरान इन्फॉर्मोसोम्स के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेट क्लीवेज में मैटरनल जीन्स के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। गैस्ट्रेशन के अंदर पैटर्नल जीन्स के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है और इन प्रोटीन्स के कारण इन कोशिकाओं में कॉम्पिटेंसी की जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है, क्योंकि आफ्टर गैस्ट्रेशन जर्म लेयर्स बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और ये जर्म लेयर बॉडी के फिर अलग अलग अंगों का निर्माण करती है। बॉडी में जब भी ऑर्गन फॉर्मेशन होती है वहाँ पर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की घटना संपादित होती है, कॉम्पिटेंस की घटना संपादित होती है। लेकिन कॉम्पिटेंसी तभी डेवलप होगी जब उनमें पैटर्नल जीन्स द्वारा निर्मित प्रोटीन्स उपस्थित हों। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया। ये गैस्ट्रा की डोर्सल सरफेस है, इसके नीचे नोटोकॉर्ड है और नोटोकॉर्ड से पर्टिकुलर केमिकल्स निकलते हैं। इन केमिकल्स के कारण ये एक्टोडर्म न्यूरल ट्यूब का निर्माण करती है। तो इस इंडक्टर के प्रति सबसे पहले डोर्सल सरफेस चपटी हो जाएगी, इसको न्यूरल प्लेट बोलेंगे। फिर इसके अंदर इन्वेजिनेशन होगा, ये खांच बनती है, इसको न्यूरल ग्रूव बोलते हैं। इसके जो भाग है इसको न्यूरल फोल्ड बोलते हैं। ये न्यूरल फोल्ड आपस में मिल जाता है और इनके फ्यूजन के बाद में ये न्यूरल ट्यूब सेपरेट हो जाती है। ये न्यूरल ट्यूब डोर्सल सरफेस पर एक पाइप के रूप में प्रेजेंट है। इसका अग्र भाग ब्रेन में कन्वर्ट होगा, इसका पश्च भाग स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होगा
और अग्र भाग में फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इनका डेवलपमेंट होता है और पीछे का पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और आगे चलेंगे तो ये पूरा ब्रेन फिर क्रेनियम के द्वारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी कपाल बन जाता है, खोपड़ी बन जाती है और स्पाइनल कॉर्ड के चारों रीढ़ की हड्डी बन जाती है। तो ये गेस्टेशन का जेनेटिक प्रोग्राम और ये इसका सेकेंड एस्पेक्ट। इसका थर्ड एस्पेक्ट है सेलुलर प्रॉपर्टीज। अभी जैसे मैंने बताया कि जो गेस्टेशन का प्रोसेस होता है, कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण होता जाता है और ये प्रोटीन से पैटर्नल जीन्स के द्वारा, यानी शुक्राणु के क्रोमोसोम्स में जो जीन्स प्रेजेंट है उन जीन्स के द्वारा इन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। अब अलग अलग केमिकल मेकअप होने के कारण सेल की जो सरफेस प्रॉपर्टीज है विशेषकर वो भी यहाँ पर परिवर्तित होती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे ब्लास्टोमा के दौरान जो कोशिकाएं बनती है, ये कोशिकाएं अमीबॉइड प्रकार की और इन कोशिकाओं के अंदर स्यूडोपोडिया डेवलप होते हैं और ये स्यूडोपोडिया चूंकि अंगुली के जैसे है दिखने में, इसलिए इनको लोबोपोडिया का नाम दिया। लेकिन यही कोशिकाएं जब गैस्ट्रल स्टेज के अंदर ये प्रवेश करती है तो इन कोशिकाओं की आकृति परिवर्तित हो जाएगी। ये सेल फ्लास्क के समान हो सकती है, दे बिकम फ्लास्क सेल। ये कोशिकाएं शंकुरूपी हो सकती है, दे बिकम कोनिकल। ये कोशिकाएं बॉटल के समान हो सकती है, दे बिकम बॉटल शेप। या ये कोशिकाएं पिरामिड के समान हो सकती है, दे बिकम पिरामिड। अब इस शेप के चेंज होने से फायदा क्या होगा? यहाँ पर फिर मैं एग्जाम्पल वही न्यूक्लिएशन वाला जैसे यूज करता हूँ। सपोज मेस्ला में जो एक्टोडर्म है, ये कोशिकाएं नॉर्मल प्रकार की है, दे आर नॉर्मल इन शेप। और इसके नीचे ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इन नोटोकॉर्ड से पर्टिकुलर ये सिग्नल निकलते हैं जो इंडक्शन प्रभाव को प्रेरित करते हैं। अब इन सिग्नल्स के कारण इस डोर्सल सरफेस की जो एक्टोडर्म है, इन कोशिकाओं की आकृति यहाँ पर चेंज हो जाएगी और ये कोशिकाएं पिरामिड के समान हो जाती है या फ्लास्क के समान हो जाती है या शंकुरूपी हो जाती है और बाकी की जो सेल है वो वैसे की वैसे रहेगी। तो यहाँ पर डोर्सल सरफेस की जो सेल्स थी, ये कोशिकाएं फ्लास्क के समान होगी या पिरामिड के समान होगी या बॉटल के समान होगी या शंकुरूपी होगी। और इन कोशिकाओं का संकरा सिरा है वो भीतर की तरफ है, चौड़ा सिरा जो है वो बाहर की तरफ है। अब इन कोशिकाओं में यहाँ पर इन्वेजिनेशन होगा, अंतर्वलन होगा और अंतर्वलन होता है तो ये एक तरह की खांच हो जाती है। ये इन्वेजिनेशन ठीक उसी तरह होता है जैसे फॉर्मेटिव मोमेंट के दौरान जो अंतर्वलन की घटना अपने को देखने को मिलती है। जैसे पिछले टर्न पे मैंने एम्फियोक्सस में इन्वेजिनेशन को बताया था। तो एम्फियोक्सस में वेस्टर्न बोन की सेल है, उनकी आकृति चेंज होगी और वो कोशिकाएं भीतर की तरफ इन्वेजिनेट होकर आर्केंट्रॉन कैविटी बनाती है। अब यहाँ पर ये जो कैविटी बन रही है ये एक्चुअल में न्यूरल ग्रूव, दिस इज न्यूरल ग्रूव या न्यूरल खांच और इसकी जो कोशिका है वो इस तरह की है, दे आर पिरामिडल। अब ये कोशिकाएं फिर न्यूरल ट्यूब का निर्माण कर लेती है और ये न्यूरल ट्यूब आगे चलकर
ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर एक तो कोशिकाओं की आकृति परिवर्तित होती है। इसके अलावा कोशिकाओं में कॉलोनी बनाने की कैपेसिटी, एग्रीगेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी गेस्टेशन के दौरान देखी गई है। और एग्रीगेशन तभी होता है जब सेल की प्लाज्मा झिल्ली में जो ग्लाइकोकैलिक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं वो एक जैसे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पेट्री डिश है, कोई कल्चर मीडियम है सपोज, और इस कल्चर मीडियम में एक्टोडर्म की सेल्स भी है, हजारों की संख्या में। मान लो इस कल्चर मीडियम के अंदर मान लो मेसोडर्म की सेल्स भी है, इसको मैं येलो कलर में जैसे मैंने दिखाया है। इस कल्चर मीडियम में मान लीजिए एंडोडर्म की सेल्स भी है, इसको मैंने ग्रीन कलर में जैसे दिखाया है। अब यहाँ पर ये सारी सेल सेपरेट है, सारी सेल आइसोलेट है, सभी सेल इंडिविजुअल है। लेकिन आधा पौन घंटे बाद में अपन देखते हैं कि इसी कल्चर मीडियम में सिमिलर नेचर वाली जो सेल्स होती है, यानी एक्टोडर्म की सेल्स एक जगह, मेसोडर्म की सेल्स एक जगह, वो एग्रीगेट हो जाती है। और आधा पौन घंटे बाद में अपन देखेंगे कि जो सेल्स एक्टोडर्म की थी वो एक जगह इकट्ठी होकर एक गोल झुंड बना लेती है। इसी तरह मेसोडर्म की जो सेल्स होती है ये आपस में एग्रीगेट होकर एक क्लस्टर बना लेती है। इसी तरह एंडोडर्म की जो सेल्स हैं ये भी आपस में एग्रीगेट हो जाती है और एग्रीगेट होकर ये क्लब बना लेती है, एक तरह का ये झुंड बना लेती है। तो गैस्ट्रेशन की जो सेल्स होती है, गैस्ट्रा की जो सेल्स होती है, इनके अंदर एग्रीगेशन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और इसी एग्रीगेशन के कारण एक्टोडर्म की एक जर्म लेयर अलग बनती है, मेसोडर्म की लेयर अलग बनती है, एंडोडर्म की लेयर अलग बनती है। और हर सेल्स के अंदर अलग अलग सेलुलर प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग सरफेस प्रॉपर्टीज हैं। और यहाँ पर जो कोशिकाओं की जो आकृति परिवर्तित हो रही है, सेल में जो एग्रीगेशन का प्रोसेस है, ये एक्चुअल में प्लाज्मा झिल्ली के कारण है। प्लाज्मा झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के नीचे जो एक्टोप्लाज्म है, जिसको मैंने कॉर्टेक्स का नाम दिया था, क्योंकि oogenesis में अंडे का जो परिधि वाला जो भाग है वो कॉर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉर्टेक्स में प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसके नीचे एक्टोप्लाज्म होता है। इसके अलावा इसमें कुछ टेंसाइल प्रोटीन्स भी होते हैं, जिसमें जैसे ट्यूबुलिन है, एक्टिन के प्रोटीन्स है, माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन की भी इस पार्ट में कैपेसिटी होती है। तो इस सरफेस प्रॉपर्टीज़ के कारण इनमें एग्रीगेशन की घटना पाई जाती है। और इस घटना को मॉलिक्यूलर किस के नाम से भी जाना जाता है? चोर चोर मौसेरे भाई जैसी कहावत है अपने, या इंग्लिश में बर्ड्स विच फ्लू इन फ्लॉक्स हैव द सेम फेदर्स, यानी जो पक्षी झुंड में उड़ते हैं उनके पंख दिखने में एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर एक्टोडर्मल नेचर की सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, मेसोडर्मल नेचर की सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, एंडोडर्मल नेचर की सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। और इनके इकट्ठे होने के पीछे जो रहस्य है, जो मेन जो मुख्य कारण है, वो इसकी सरफेस के अंदर ही होता है। तो गैस्ट्रेशन के दौरान ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सेल की आकृति चेंजिंग होती है, सेल की सरफेस प्रॉपर्टी चेंजिंग होती है, सेल का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसके अंदर चेंजिंग होती है। हाँ, अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रेशन। हाँ, ऑटोजेनिक डेवलपमेंट में जितनी भी स्टेप्स आपने पढ़ी है पहले, गैमेटोजेनेसिस है, उसका अपना अलग मकसद है, फर्टिलाइजेशन का अपना अलग मकसद है, क्लीवेज का अपना अलग मकसद है, गैस्ट्रेशन का अपना अलग मकसद है। गैमेटोजेनेसिस का मेन मकसद होता है कि जो डिप्लॉयड जर्म सेल्स हैं उसको हैप्लॉयड सेल्स के अंदर कन्वर्ट करना। फर्टिलाइजेशन का मेन मकसद होता है कि जो हैप्लॉयड मेल और फीमेल गैमेट हैं उनको फर्टिलाइज करके वापस डिप्लॉयड स्टेज को डेवलप करना। क्लीवेज का मेन मकसद होता है कि बहुकोषीय के प्राणियों में लाखों अरबों की संख्या में कोशिकाएं होती है, तो उन कोशिकाओं की फॉर्मेशन कैसे की जाए, इसलिए क्लीवेज के अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, रैपिड माइटोसिस होता है। और गैस्ट्रेशन का अपना मकसद है कि यहाँ पर अलग अलग जर्म लेयर्स बनती है। तो इनके मुख्य मुख्य क्या महत्व है, गैस्ट्रेशन क्यों होता है, गैस्ट्रेशन नहीं हो तो क्या इसके अंदर मालफॉर्मेशन हो सकती है, एम्ब्रियो के अंदर क्या विकृति पैदा हो सकती है, वो एस्पेक्ट में आपसे शेयर करूँगा। गैस्ट्रेशन में
सबसे पहला जो इसका महत्व है वो महत्व है कि इसके अंदर जनन स्तरों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स 3 प्रकार की होती है। एक तो एक्टोडर्म, इसके नीचे होती है मेसोडर्म, और इसके नीचे होती है एंडोडर्म। कुछ गैस्ट्रा में एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म नहीं होगी। उनको डाइडर्मिक गैस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। कुछ गैस्ट्रा में तीनों जनन स्तर का निर्माण होता है, वो डाइडर्मिक गैस्ट्रा के नाम से जाने जाते हैं। तो जर्म लेयर की बेसिस पे गैस्ट्रा जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो डाइडर्मिक, जिसके अंदर 2 जर्म लेयर्स होती है, और एक ट्राइडर्मिक, जिसके अंदर ये तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है। तो गैस्ट्रेशन का सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है, सबसे पहला जो महत्व है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। सेकेंड एस्पेक्ट इसमें गैस्ट्रेशन के दौरान एक स्पेशल कैविटी बनती है जिसे आर्केंट्रॉन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आर्केंट्रॉन या आद्यंत्र गुहा, क्योंकि ब्लास्टुलेशन के अंदर तो ब्लास्टोसिल कैविटी बनती है, गैस्ट्रेशन के अंदर आर्केंट्रॉन कैविटी बनती है, और यही आर्केंट्रॉन कैविटी आगे चलकर आहार नाल के अंदर या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और आर्केंट्रॉन का जो छिद्र होता है जिसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं, आर्केंट्रॉन की छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, उसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं। अब ये ब्लास्टोपोर उस प्राणियों में तो माउथ के अंदर कन्वर्ट होता है, और उस प्राणियों के अंदर ये एनस में कन्वर्ट होता है। तो जिन प्राणियों में ब्लास्टोपोर के द्वारा माउथ की फॉर्मेशन होती है वो प्राणी प्रोटोस्टोम्स के नाम से जाने जाते हैं। जिन प्राणियों में ब्लास्टोपोर के द्वारा एनस की फॉर्मेशन होती है वो प्राणी ड्यूट्रोस्टोम्स के नाम से जाने जाते हैं। और प्रोटोस्टोम्स प्राणी जो होते हैं वो पैदा होते ही खाना पीना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें माउथ की फॉर्मेशन पहले हुई है, एनस की फॉर्मेशन बाद में हुई है। इसलिए प्रोटोस्टोम्स में फीडिंग प्रोसेस पहले स्टार्ट होगा, और डिफिकेशन का जो प्रोसेस है, मल त्याग मूत्र त्याग का जो प्रोसेस है वो बाद में संपन्न होगा। लेकिन ड्यूट्रोस्टोम जो प्राणी होते हैं इनमें एनस पहले बनती है, इसलिए इनमें डिफिकेशन का प्रोसेस पहले स्टार्ट होगा, और भोजन ग्रहण का जो प्रोसेस है वो बाद में स्टार्ट होता है। हाँ, इसके अलावा कोस्टॉम में एक तरह का कीमो डिफरेंशिएशन होता है। कोस्टॉम में एक प्रकार का रासायनिक विभेदन हो रहा है, क्योंकि गैस्ट्रेशन के दौरान पैटर्नल जो जीन्स होते हैं वो जीन्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, और पैतृक जीन्स के द्वारा जब अलग अलग प्रकार के प्रोटीन संश्लेषित होंगे तो हर कोशिका की अलग अलग कोशिका की कॉम्पिटेंसी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो रासायनिक विभेदन की जो परिघटना होती है वो यहाँ पर संपन्न होती है। और इसके अलावा मान लो गैस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लास्टुला जो स्टेज है वो खोखली है, और खोखली होती है तो इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन के कारण मेसोडर्म और एंडोडर्म की जो सेल्स होती है वो अंदर की तरफ प्रवास करके चली जाती है, और इसी माइग्रेशन के कारण अपनी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेन्स हैं वो फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज तो क्या होगा, उसके अंदर एक्सोगैस्ट्रा की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक्सोगैस्ट्रा, और एक्सोगैस्ट्रा में क्या होता है कि भाई जैसे गैस्ट्रे में सबसे बार एक्टोडर्म होनी चाहिए, सबसे बार एक्टोडर्म, इसके नीचे मेसोडर्म, और मेसोडर्म के नीचे एंडोडर्म का आवरण वो होना चाहिए। अब यहाँ पर मेसोडर्म और एंडोडर्म की लेयर तभी
जब फॉर्मेटिव मोमेंट हो, और फॉर्मेटिव मोमेंट्स के कारण सेल बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करती है। यदि गैस्ट्रेशन नहीं होगा, फॉर्मेटिव मोमेंट्स नहीं होगी, तो मेसोडर्म और एंडोडर्म की कोशिकाएं ब्लास्टोसिल के अंदर प्रवेश नहीं करती है, और उसका परिणाम क्या होगा, इसके अंदर एक्सोगैस्ट्रा की फॉर्मेशन होती है। और एक्सोगैस्ट्रा में कई बार मनुष्यों में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जो ऑर्गेन अपनी थोरेसिक कैविटी में होना चाहिए, एब्डोमिनल कैविटी में होना चाहिए, वो ऑर्गेन बॉडी के बाहर बन जाते हैं। तो कई बच्चे ऐसे अखबारों में न्यूज आती है कि उस बच्चे का हार्ट है वो छाती के बाहर विकसित हो रहा है, कई बार आमाशय है वो छाती के बाहर है विकसित हो रहा है, कई बार ब्रेन बन जाता है लेकिन ब्रेन के ऊपर कपाल नहीं बनता है, कई बार जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो रीढ़ की हड्डी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह की विकृतियाँ आए दिन अखबारों में जैसे देखने को मिलती है। ब्रेन के ऊपर जैसे कपाल नहीं बना, क्रेनियम की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो ये घटना बनाती है तो न्यूरनसिफेली में ब्रेन तो बन गया लेकिन ब्रेन के ऊपर क्रेनियम की फॉर्मेशन नहीं हुई, कपाल की फॉर्मेशन नहीं हुई। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के चारों रीढ़ की हड्डी नहीं बनती है, और रीढ़ की हड्डी नहीं बनती है तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बाहर निकल जाता है, और ये कंडीशन कराते हैं स्पाइना बाइफिडा। और स्पाइना बाइफिडा के केस आपने कई बार ये देखा होगा, अपने गोपाष्टमी का जो मेला आता है, गौशाला में गायों का जो फेस्टिवल होता है, उसमें साधु लोग कुछ ऐसे बछड़े रखते हैं जिनकी पीठ के ऊपर एक मांस का टिश्यू सा बाहर निकला रहता है रीढ़ की हड्डी के बाहर। तो ये टिश्यू एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड है, इसके चारों वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन नहीं हुई और ये सरफेस से बाहर निकल जाती है। तो ये एक इसके अंदर ये मेन प्रॉब्लम है। तो गैस्ट्रेशन की जो मुख्य सिग्निफिकेंस, जनन स्तरों का निर्माण, आर्केंट्रोन का निर्माण जो आगे चलकर आहार बनाएगी, कोशिकाओं का रासायनिक विभेदन, हीमोडिफरेंशिएशन, इसके अलावा मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट यदि नहीं होगी तो उस केस में एक्सोगैस्ट्रा की फॉर्मेशन होती है, और एक्सोगैस्ट्रा जब बनता है तो जो ऑर्गेन शरीर के अंदर बनने चाहिए वो ऑर्गेन शरीर के बाहर बन जाते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल मैंने कोट किए हैं। एक तो न्यूरनसिफेली, न्यूरनसिफेली में क्या होगा, ब्रेन तो बन जाता है लेकिन ब्रेन के चारों ओर क्रेनियम की फॉर्मेशन नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने कोट किया स्पाइनल बाइफिडा। तो स्पाइनल बाइफिडा में स्पाइनल कोड जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है गैस्ट्रेशन की। अब इसके बाद में इसका जो लास्ट जो पार्ट है, फैट ऑफ जर्म। अब ये सभी के दिमाग में क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है कि एक्टोडर्म से बॉडी के कौन कौन से बनते हैं, मेसोडर्म से बॉडी के कौन कौन से बनते हैं, एंडोडर्म से कौन कौन से बनते हैं। तो ये एस्पेक्ट मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इस पर एक पूरा एक व्याख्यान हो सकता है, सेजा ऑफ जर्म लेयर्स। लेकिन मुख्य रूप से एक मोटा मोटी आइडिया जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अपने शरीर में बाहर से जितनी भी रचनाएं आपको दिखा रही हैं, चाहे वो रेटिना हो, चाहे बाल हो, दांत हो, होठ हो, स्किन हो, ये सारी एक्टोडर्म के द्वारा बनती है। अब अपनी बॉडी के अंदर आहार नाल है, आहार नाल और उससे संबंधित जितनी भी रचनाएं होती है वो सारी एंडोडर्म से बनती है। अब आहार नाल और बॉडी वाल के बीच में जो ऑर्गेन्स हैं वो सारे मेसोडर्म से बनते हैं। तो मुख्य ऑर्गेन जो बनते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले जैसे एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गेन कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं जो एक्टोडर्म के द्वारा डेवलप होते हैं। एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गेन्स में स्किन की एपिडर्मिस, cranial, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, नजल एपिथेलियम, नासिका की जो उपकला है ये एक्टोडर्म के द्वारा डेवलप होती है। आंखों की कॉर्निया, आर्नाल का स्ट्रोमोडियम वाला पार्ट या जिसको फोरगट बोलते हैं, आर्नाल का हाइंडगट वाला पार्ट,
स्पाइनल कॉर्ड, आंखों की आइरिस, रेटिना, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। ये बॉडी के कुछ ऑर्गन हैं जो एक्टोडर्म के द्वारा निर्मित होते हैं। इसके अलावा दांतों की इनेमल, दांतों की जो व्हाइट कलर की जो कवरिंग है इनेमल, दांतों की डेंटिन, ये एक्टोडर्म के द्वारा निर्मित होती है। मेसोडर्म से बनने वाले जो बॉडी में सबसे ज्यादा ऑर्गन्स जो बने हैं, सबसे ज्यादा जो रचनाएं बनती है वो मेसोडर्म के द्वारा बनती है। मेसोडर्म के द्वारा कार्टिलेज, बोन्स, जितनी भी हड्डियां हैं ये मेसोडर्म से बनेगी। मांसपेशियां, मसल्स, त्वचा की डर्मिस, इसके अलावा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, इसके अलावा एडिनल ग्लैंड का कुछ पार्ट, आंखों की जितनी भी मांसपेशियां हैं, आई मसल्स। अब ये ऑर्गन्स से बनते हैं तो मांसपेशियों के छोटे छोटे सोमाइट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कायखंड बन जाते हैं गैस्ट्रेशन के बाद। इन कायखंडों को भी अलग अलग नोमेनक्लेचर दिया जाता है, जैसे मायोटोम, डर्मेटोम, स्क्लेरोटोम। मायोटोम है ये आगे चलकर मसल्स बनाएंगे, कोई भी मसल्स हो, चाहे कार्डियक मसल्स हो, चाहे स्केलेटल मसल्स हो, चाहे विसरल मसल्स हो, जितनी भी मांसपेशियां हैं वो मायोटोम्स के द्वारा बनेगी। डर्मेटोम से त्वचा की डर्मिस बनती है, कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं। स्क्लेरोटोम से हड्डियां बनती हैं, हड्डियों के अंदर जैसे कार्टिलेज का पार्ट है वो भी इसी से बनेगा, हड्डियों का जो पार्ट है इससे बनेगा। और बोन्स में भी कुछ बोन ऐसे हैं जो बॉडी की मेन एक्सिस बनाती है, जिसमें एक्सेल स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। और कुछ अस्थियां ऐसी जो पंख बनाती हैं हाथ और पैर, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। अक्षय कंकाल के अंदर कपाल हो गया, जैसे ब्रेन का जो शोकेस है, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इसके अलावा पसलियाँ हो गई, ये सारा बॉडी का एक्सियल कंकाल है। उपंगीय कंकालों में दोनों पेक्टोरल गर्डिल, हाथ की ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, अंगुलियां, फैलेंजेस। टांगों के अंदर जैसे पेल्विक गर्डल हो गई, फीमर हो गई, टिबियोफिबुला हो गई, टार्सल हो गई, मेटाटार्सल। इसके अलावा जितने भी आवरण हैं अंदर हैं, जैसे हार्ट का जैसे पेरिकार्डियम आवरण है, फेफड़ों का जैसे प्लूरा आवरण है, शिलोम का जैसे पेरिटोनियम आवरण है, ये सारा मेसोडर्म से बनता है। और बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट जो है, लगभग 60% से भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मेसोडर्म का होता है। इसके अलावा एंडोडर्म से बनने वाली जो रचना है ये सबसे कम होती है। सबसे कम ऑर्गन फॉर्मेशन एंडोडर्म के द्वारा ही होता है। और एंडोडर्म से बनने वाली रचनाओं में मुख्य रूप से तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ट्रैकिया, ब्रोंकस, फेफड़े, इसके अलावा लीवर, पैनक्रियास, टॉन्सिल्स, गिल्स, इसके अलावा जो पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड,
बाकी ये पार्ट भी बहुत डिटेल में है, इसमें अलग अलग सोमाइट्स बनते हैं, सबका अलग अलग यहाँ पर डाइवर्स वेरिएशन है। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, इसके अंदर मॉर्फोजेनेसिस होता है। और बॉडी में ऑर्गेन फॉर्मेशन तभी होती है जब इंडक्शन हो, कॉम्पिटेंस हो, उसमें पर्टिकुलर सिग्नल जो होते हैं वो काम करते हैं, पर्टिकुलर संकेत काम करते हैं। कुछ केस में हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर आयनों की आवश्यकता होती है। तो गेस्टेशन के बाद में अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस का रहेगा। तो ये ओवरऑल गेस्टेशन के कुछ जो बचे एस्पेक्ट थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। फिजियोलॉजी ऑफ गेस्टेशन, जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ गेस्टेशन, सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन का क्या महत्व है, और गेस्ला में जो जनन स्तर है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन जनन स्तरों से बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। और बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दी कि अपने शरीर में बाहर से जितनी भी रचनाएं आपको दिखाई दे रही है वो सारी एक्टोडर्म से बनेगी। आहार नाल उससे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी एंडोडर्म से बनेगी। जितनी भी मांसपेशियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, कार्टिलेज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जितने भी अंदर के जो आवरण हैं, पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, ये सारे मेसोडर्म से बनेगी। और सबसे ज़्यादा ऑर्गन मेसोडर्म से बनते हैं, सबसे कम ऑर्गन एंडोडर्म से बनते हैं। आपने ये व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। और आपको किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, और पर्सनल विजिट करके भी डिपार्टमेंट में आप मिल सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।